तो आज की क्लास में आप सब लोग वृत्त के अंतर्गत कुछ परमेय पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। परमेय फर्स्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्लास आप सब लोग पहले से जानते हैं कि ये कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए है। तो वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है सवाल लगाने के लिए, परमेय सिद्ध करने के लिए, तो उसको एक वीडियो में पहले आपको बताया गया है। अगर आप सभी लोग नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए। और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं छूट भी गई हैं, जिनको अब हम ये सोचते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो उसी में समझा दिया जाए। परमेय या सवाल लगाते समय जो परिभाषाएं हैं उसी में समझाते चलें, ताकि आपको परमेय और वो प्रश्न और जो आवश्यक चीज़ें वो भी समझ में आते चले जाए, ठीक है। तो आज से परमेय स्टार्ट करते हैं और ये कक्षा 9 और 10 दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। तो सबसे पहला परमेय जो आपका है, पहले समझिएगा अच्छी तरह से। यदि किसी वृत्त, देखिए यदि किसी वृत्त, फिर ब्रैकेट में लिखा है सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो पहली बात तो यहाँ सर्वांगसम शब्द आया है, तो सर्वांगसम कोई नई चीज़ नहीं है। कक्षा 9 में त्रिभुज में आप पढ़ चुके हैं सर्वांग समता में, ठीक है। लेकिन यहाँ वृत्त की सर्वांगसम, और इस परमेय को में दो तरह से देखा जा सकता है। यदि ब्रैकेट में जो लिखा है उस चीज़ को अगर ना पढ़ें हम, तो ये पढ़ेंगे यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इस परमेय में जो परमेय होते हैं उसमें एक पोर्शन दिया जाता है, दूसरा पोर्शन सिद्ध करना होता है। तो जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ ब्रैकेट वाले को छोड़ करके, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो, मतलब कोई वृत्त है जिसके दो चाप सर्वांगसम है। चाप तो आपको बताया गया है, लेकिन सर्वांगसम नहीं बताया गया। चाप सर्वांगसम कौन होंगे वो मैं बता रहा हूँ भी। तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं, या इस तरह से पढ़ सकते हो, सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। दोनों तरह से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम में आता है कहीं आपको सिद्ध करना है, तो दोनों में से किसी एक को सिद्ध कर सकते हैं, किसी एक तरह से। चाहे एक ही वृत्त में दो चाप ले लीजिए या दो सर्वांगसम वृत्त को ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं। सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं? जैसे दो वृत्त आपके पास है, ठीक है। एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक। तो इसका केंद्र वो है और इसका केंद्र वो डैश है, लेकिन दोनों वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो, ये त्रिज्या इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो ऐसे वृत्तों को सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। मतलब दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं, ठीक। तो ये दो वृत्त सर्वांगसम वृत्त कहलाएंगे। मतलब दो ही नहीं, दो से अधिक वृत्त हों, अगर उनकी त्रिज्या बराबर हो, समान त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। मतलब ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। जिन वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर हों, दो या दो से अधिक वृत्त हों, तो उन्हें सर्वांगसम वृत्त कहते हैं, ठीक है। ऐसे तीसरा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या, इसका केंद्र वो डबल डैश है, इसकी भी त्रिज्या इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के बराबर है, तो ये दोनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त कहलाएंगे। सर्वांग वृत्त में कौन सर्वांगसम है, बस खाली ये याद रखना है कि उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, तो सभी वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर त्रिज्या बराबर नहीं है तो वृत्त सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सर्वांगसम वृत्त में समान त्रिज्याओं वाले वृत्तों को सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। मतलब ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम वृत्त। जैसे आपने देखा, अब इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, तो ये तीनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम मतलब सभी अंग बराबर हैं। अगर त्रिज्या बराबर है तो इसकी परिधि भी बराबर होगी, इसकी परिधि बराबर, मतलब बिल्कुल सर्वांगसम है, ठीक है। वैसे सर्वांगसम का जो मतलब बहुत
पहले की संकल्पना है उसमें ये होता है कि मतलब बिल्कुल, तो वो कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ सर्वांग वृत्त में ही देखना है, वृत्त में ही सर्वांग देखना है। तो वृत्त की सर्वांग समता आप देखें कि ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम सर्वांग वृत्त कहते हैं। अब सर्वांग चाप देखना है, ये लिखा है चाप सर्वांगसम हो, तो सर्वांगसम चाप कौन से होंगे ये देखना है, चाप सर्वांगसम। तो जैसे देखिए कोई वृत्त हो, एक ही वृत्त में हो या दो वृत्त में हो अलग अलग, ठीक है। एक वृत्त है, थोड़ा बड़ा वृत्त बना दे, ठीक है, तो देखें कैसे होता है सर्वांगसम चाप क्या होता है ये समझिए आप। जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त ये है और इसमें दो चाप हैं, एक चाप ये बी है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक चाप हुआ ये, और दूसरा चाप आपका पी क्यू ये है, ठीक है, ये पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक का। अगर इस चाप की लंबाई के बराबर है तो चाप सर्वांगसम होते हैं। मतलब एक ही वृत्त में अगर कंडीशन, एक ही वृत्त के अंदर दो चाप हैं और दोनों चापों की लंबाई समान है, बराबर है, तो चाप अगर मान लेते हैं लंबाई इसकी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों चाप सर्वांगसम होंगे। इसको लिखेंगे चाप ए बी कांग्रेंट या सर्वांगसम चाप पी क्यू, क्योंकि ए बी के ऊपर एक कैप लगा दिया गया, तो ये पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि ये चाप को प्रदर्शित करता है। अगर चाप की लंबाई बराबर है तो चाप सर्वांगसम होंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, प्रमेय में सिद्ध करने में जरूरत पड़ेगी सवाल लगाते समय, कि अगर किसी एक ही वृत्त के अंदर, एक ही वृत्त के दो सर्वांगसम चाप हैं, दो सर्वांगसम चाप है, जैसे चाप ए बी और चाप पी क्यू सर्वांगसम है, तो इन चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, मतलब चाप का अंशमाप, तो इस चाप का अंशमाप आपका ये हुआ पी वो ए ओ बी, ठीक है, और इस चाप का अंशमाप मतलब इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण ये, ठीक, ये हुआ। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कब? जब चाप सर्वांगसम होंगे तब। मतलब अगर किसी एक वृत्त के अंदर दो चाप सर्वांगसम हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब इसका उल्टा हम लोग सोच सकते हैं, अगर कोण बराबर है तो चाप सर्वांगसम होंगे, चाप सर्वांगसम कोण बराबर चाप सर्वांगसम, मतलब कोण ये वो बी बराबर होगा कोण पी वो क्यू। तो इतनी बात आप देखें। अब इससे इसके अब आपको सिद्ध करना है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि ये प्रमेय दो प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो एक पहले हम ये लेते हैं, पहले इस वाले को लेते हैं। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो, किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो, इसमें एक ही वृत्त रहेगा लेकिन उसके दो चाप लेंगे और उसके दो चाप सर्वांगसम है, तो इतना पोर्शन आपको दिया गया है। सर्वांगसम वृत्तों को नहीं, अभी बाद में सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मतलब ये प्रमेय पहले समझ लीजिए। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें ये करना है कि एक वृत्त है जिसके दो चाप सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत जीवा सर्वांगसम होती है, सिद्ध करना है। तो इस साइड में हम फिगर बना देते, एक वृत्त बना देना, एक ये सर्कल हो गया, ठीक, और इस सर्कल के अंदर ये आपका सेंटर हो गया, केंद्र वो, और इसकी दो चाप हो गई। एक चाप ये हो गया, ये बी, मतलब ये चाप ए बी हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक का चाप ए बी हुआ। दूसरा चाप आप ले सकते थे,
यही से एक बिंदु उभयनिष्ठ ले सकते थे, छोड़ो चलो यहाँ से कर लेते हैं। दूसरा चाप आपका ये हो गया पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है। एक चाप ये पी क्यू है, दोनों चाप सर्वांग सम हैं, मतलब चाप ए बी और चाप पी क्यू सर्वांग सम है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए लिखा जाएगा यहाँ दिया क्या है, तो सबसे पहले लिख लीजिए दिया है। दिया है में क्या क्या दिया गया है परिमेय के अंदर, यही दिया गया है कि एक वृत्त, ये जो वृत्त है इसके दो चाप सर्वांग सम है, चाप ए बी लघु चाप लिया गया है और चाप पी क्यू सर्वांग सम है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए वृत्त सी यू आर में, वृत्त सी ब्रैकेट लगा दीजिए वो आर में दिया है चाप ए बी, ये सर्वांग सम का निशान होता है, आप सब लोग पहले से जानते हैं, कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। और चाप पी क्यू, ये दोनों चाप सर्वांग सम है। सिद्ध करना है इनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। अब सिद्ध करना है ये, तो संगत जीवा बराबर होती है। तो चाप ए बी की संगत जीवा, मतलब ये और बी को सीधे मिला दिया जाए तो ए बी की संगत जीवा, पी और क्यू को सीधे मिलाने वाली रेखाखंड पी क्यू की संगत जीवा, बिंद ए और बिंद बी को मिला दिया गया ये रेखा, तो ये चाप ए बी की संगत जीवा हो गई। और पी को क्यू से मिला दिया गया तो ये पी क्यू की संगत जीवा हो गई, ये पी क्यू की संगत जीवा। ये सीधी जो रेखाखंड है ये जीवा है। जीवा के बारे में पहले में आपको समझाया गया, ठीक है। अब ए बी बराबर पी क्यू सिद्ध करना है, तो यहाँ नीचे फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो ए बी बराबर पी क्यू, ये आपको प्रूफ करना है। ए बी बराबर पी क्यू मतलब इसके ऊपर कोई चाप नहीं लगा, वो कैप नहीं लगा, तो ये जीवा को प्रदर्शित कर रहा है। या जीवा ए बी बराबर जीवा पी क्यू, या ऊपर इसके रेखा भी खींच सकते थे, लेकिन ए बी बराबर पी क्यू लिखा वो जीवा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो अब इसे सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए त्रिभुजों की सर्वांग समता जो कक्षा 9 में आप इससे पहले पढ़े थे उसी का उपयोग करेंगे। मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता, तो त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो इसके लिए यहाँ एक रचना करना पड़ेगा। रचना इसलिए करेंगे कि त्रिभुज बन जाए। रचना में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, तो रचना में करना ये है, एक वो को ए से मिला दो और वो को बी से मिला दो, वो को ए और वो को बी से मिला दिया जाए तो मिला दिया गया, ठीक है। अब एक त्रिभुज बन गया, ये वो बी एक त्रिभुज इधर बन गया, और वो को ही पी से और वो को क्यू से, वो को ये बी से मिलाया तो एक त्रिभुज, फिर वो को पी से और वो को क्यू से मिला दिए, दो त्रिभुज अलग अलग बने। तो रचना में मैंने जो किया वो लिख देना है। आप क्या किए, वो को ए से मिलाया, बी से मिलाया, फिर पी से मिलाया, फिर क्यू से मिलाया, तो यही लिखो वो वृत्त का केंद्र है, आप सब लोग पहले से जानते हैं। वो को ये कामा लगाओ बी, फिर पी तथा क्यू से मिलाया, ठीक। अब आपको प्रूफ शुरू करना है। उपपत्त, अब यहाँ उपपत्त लिखेंगे। उपपत्त मतलब परिमाण होता है, किस आधार पर आप सिद्ध कर रहे हैं वो चीज़ें आपको व्याख्या करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ए वो बी और एक त्रिभुज पी वो क्यू, इस दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो सर्वांग त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एक कई चीज़ें हो, कई प्रकार की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है। तो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए
तीन चीज़ों को बराबर सिद्ध करना, तो उस त्रिभुज के तीन चीज़ें बराबर सिद्ध हों या बराबर होनी चाहिए, या पहले त्रिभुज की मतलब तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। तो भाई यहाँ एक ये त्रिभुज की तीन भुजा है, एक पहले ये त्रिभुज ए वो बी की तीन भुजाएं, एक ओ ए ओ बी और ए बी। तो ए बी पी क्यू के बराबर सिद्ध करना ही है, तो तीनों भुजाएं बराबर दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए दो भुजाएं एक कोण बराबर दिखाओ या एक भुजा दो कोण बराबर दिखाओ, मतलब यस यस सर्वांग समता यूज कर सकते हैं, ठीक है। एस ये यस सर्वांग समता यूज कर सकते हैं, या फिर ए ऐसे सर्वांग समता यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कक्षा 9 में आप पढ़े हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, वहाँ से देखें। फिलहाल मैं समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। या यदि दो त्रिभुज हैं जिनमें से एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर और उसके अंतर्गत कोण एक कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। या फिर अगर कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर और उन दोनों त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। फिर अब आप देखिए, तो इसे सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले ट्रायंगल ये वो बी तथा ट्रायंगल पी वो क्यू में ये त्रिभुज ए वो बी और पी वो क्यू को पहले देख लीजिए भाई ध्यान से। त्रिभुज ए वो बी ये वाला ट्रायंगल हुआ, ठीक है। ए वो बी ये त्रिभुज है और पी ओ क्यू ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर यस ये एस सर्वांग समता लागू किया जाएगा, क्योंकि यस ये एस एस नहीं लागू कर सकते हैं को भुजा भुजा सर्वांग समता, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू के सिद्ध करना है। तो तीनों भुजा तो बराबर दिखा नहीं सकते क्योंकि ए बी इस त्रिभुज की एक भुजा है, तो हम ये वाला लागू कर लेते हैं एस ए एस, मतलब इस त्रिभुज की कोई दो भुजा इस त्रिभुज की किसी दो भुजा के बराबर दिखाएंगे। इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया गया है कि अगर एक ही वृत्त है तो उस वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। मतलब ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, ओ क्यू भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, चारों त्रिज्याएं बराबर हैं। लेकिन हमें त्रिभुज के अंतर देखना है, तो ओ ए पहले त्रिभुज की भुजा मतलब त्रिभुज ए ओ बी की, और दूसरे त्रिभुज इसकी भुजा अगर देखें तो ओ पी, तो ओ ए और ओ पी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए ओ ए बराबर ओ पी। अब क्यों बराबर है इसका कारण भी लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में इधर लिख सकते हो। तो लिख लीजिएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक। दूसरी तो एक चीज आपका क्लियर होगा, ओ ए बराबर ओ पी, मतलब त्रिभुज ए वो बी की एक भुजा पहली भुजा मान लेते हैं ओ ए, और दूसरे त्रिभुज पी ओ क्यू की पहली भुजा ओ पी मान लेते हैं। ओ ए बराबर ओ पी हो गया, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और ये कोण भी बराबर दिखाना है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाते समय इस प्रमेय को शुरू करने से पहले ही बताया है कि अगर एक किसी वृत्त में दो चाप सर्वांग सम है, यदि किसी वृत्त में दो चाप सर्वांग सम है, तो देखो चाप ए बी सर्वांग सम है
चाप PQ के, तो अगर ये चाप सर्वांग सम ये पहले से दिया है, कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि चाप AB सर्वांग सम चाप PQ है। अगर कारण इसका लिखना चाहते हो तो यही लिखा जाएगा, दिया है गिवन दैट। अगर ये सर्वांग सम है तो बताया गया कि अगर किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चाप AB ये है और AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण AOB, ये कोण हुआ AOB, ठीक है, ये कोण AOB आपका बराबर हो गया। और PQ चाप ये है, ये PQ है और चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये POQ क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कोण AOB, इस कोण का नाम लिखा गया है, इसका ये कोण जो होगा ये चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, ठीक, AB के द्वारा, तो बराबर हो जाएगा कोण POQ। इसका कारण नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसका कारण ऊपर लिख दिया गया है, किस कारण से बराबर हुआ, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, दूसरी भुजा OB PQ OQ के बराबर होगा। देखो तो त्रिभुज AOB की दूसरी भुजा लेते हैं तो OB, और त्रिभुज POQ में अगर दूसरी भुजा लेते हैं POQ में तो OQ के बराबर होगा, ठीक है। मतलब OA बराबर OQ, कारण यही है, इसमें यही लिखिएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं लिख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, उसी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो त्रिभुज की तीन चीजें बराबर होंगी, OA OB के बराबर, OP के बराबर हो गया, OB OQ के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। मतलब ये ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा और एक कोण बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज POQ, जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया। अब दूसरी बात ये ध्यान रखिए, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, ठीक है। अब यहाँ छोटा सा त्रिभुज बना के मैं समझा देता हूँ कि सर्वांग सम त्रिभुज की खासियत क्या होती, विशेषता क्या होती है। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, अगर ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इन त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। मतलब अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज AOB त्रिभुज POQ के सर्वांग सम हुआ, तो अब इनकी संगत सब कुछ बराबर हो जाएंगे। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। लेकिन हमें एंगल बराबर दिखाना नहीं है, हमें भुजा केवल बराबर दिखाना है। तो AB बराबर PQ, और यही जीवा है तो यहाँ लिख लेंगे, अतः AB बराबर PQ, इसके पहले जीवा शब्द भी जोड़ दे सकते हैं, अतः लिख दीजिए। और यही चीज आपको प्रूफ भी करना था, यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। तो हमारे ख्याल से आप लोगों के पर में समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी होती है, नहीं समझ पाते हैं, तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा और समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब ये परमे का एक भाग ही सिद्ध हुआ। यदि किसी त्रिभुज के दो वृत्त सर्वांग सम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। अब अगर इसको इस रूप से देखते हैं, सर्वांग सम वृत्तों के दो चाप सर्वांग सम हो तो कैसे सिद्ध करेंगे। मतलब पूरी प्रक्रिया यही है, लेकिन उसको मैं अलग फिर इसी में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला वाला कैसे सिद्ध करते हैं।
तो इसमें ये देखना है कि सर्वांगसम वृत्तों, मतलब अब परिमेय को यहाँ से पढ़िए, ये इस रूप में दिया हो सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम। सर्वांगसम वृत्त अभी हमने पहले ही बता चुके हैं कि यदि दो वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है तो सर्वांगसम वृत्त होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप, अगर इससे इस टाइप में दिया है तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए दो वृत्त बनाएंगे और दोनों सर्वांगसम होंगे, मतलब त्रिज्या बराबर होगी। एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, ये सर्किल हो गए, दोनों फिलहाल सर्वांगसम हैं। इसका सेंटर हुआ वो, अब इसका सेंटर मैंने मान लिया वो डैश। अब इस वृत्त में हमने जो चाप लिया ये ले लिया, दोनों देखो कह रहा है सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप, इस वृत्त के और इस एक चाप इस वृत्त का और इस वृत्त का एक, इस वृत्त का एक चाप, दोनों चाप भी सर्वांगसम है। तो चाप ए बी, ये होगा चाप ए बी और ये होगा चाप, चलो पी क्यू ही ले लो, सी डी भी लिख सकते थे, चलो पी क्यू ही ले लेते हैं। ये चाप पी क्यू, चाप ए बी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये चाप ए बी हुआ और यहाँ से यहाँ तक का ये चाप आपका पी क्यू हुआ, लघु चाप है फिलहाल, दोनों सर्वांगसम हैं। दो वृत्त हैं लेकिन दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं। फिर वही काम लिखोगे, सबसे पहले दिया है में लिखोगे, या तो सांकेतिक भाषा में लिख दीजिए या लिख दो वृत्त सी ओ आर और वृत्त सी ओ आर डैश सर्वांगसम है, या ऐसे लिख दीजिए सर्वांगसम वृत्तों सम वृत्तों सी ओ आर और सी ओ डैश आर में, ठीक। मतलब दोनों वृत्त सर्वांगसम है, केंद्र ही अलग अलग है, त्रिज्या बराबर होगा, परिध बराबर ही होगा, ठीक है। मतलब ये चाप सर्वांगसम दिए हैं बेटा, ये चाप ए बी चाप पी क्यू के सर्वांगसम है। ए बी इज इक्वल टू, ए बी सर्वांगसम पी क्यू, ठीक है। इसके ऊपर कैप लगा देंगे तो ये चाप हो गया, मतलब ये दिया गया है, मतलब इन दोनों वृत्तों में ये दिया हुआ है कि चाप ए बी चाप पी क्यू के सर्वांगसम है। अब आपको कह रहा है, मतलब ये इतनी पोर्शन हो गई, सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो, ये दिया गया था प्रश्न में। अब मुझे सिद्ध करने के लिए कह रहा है संगत जीवाएं बराबर हो, तो इसकी चाप ए बी की संगत जीवा कौन सी होगी, ये ध्यान दीजिए, ये को बी से सीधे मिलाने वाली रेखाखंड ये ए बी, और इसकी संगत जीवा पी को क्यू से मिलाने वाली सीधी रेखाखंड पी क्यू, ये बराबर है। सिद्ध करना है ए बी बराबर पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू, मतलब जीवा ए बी बराबर जीवा पी क्यू, इनके पहले जीवा शब्द जोड़ भी सकते हैं, ना जोड़ो तो कोई बात नहीं, ए बी बराबर पी क्यू वो जीवा ही माना जाएगा। तो इसके लिए भी रचना ही करेंगे। रचना में क्या करेंगे, देखो रचना में भी त्रिभुज बनाना है, तो वो को ये से और वो को बी से मिला दिए तो एक त्रिभुज बन गया ए ओ बी, और दूसरी बात दूसरे वृत्त में है ना, तो इसलिए ओ डैश को पी से और क्यू से मिला दिए तो दूसरा त्रिभुज बन गया पी ओ डैश क्यू। तो यहाँ लिखोगे रचना में वो को ये यों बी से, देखो वो को किससे मिलाया गया, ये और बी से, तथा दूसरे वृत्त में वो डैश को
वो डैश, ये बिंदु वो डैश है, ये इस दूसरे वृत्त का केंद्र को P तथा Q से मिलाया। ये रचना में लिख दिया जाएगा। अब आप उत्पत्ति में आ जाइए। तो उत्पत्ति में काम यही करना है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ, त्रिभुज देख रहे हैं AOB ये और त्रिभुज POQ को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए अभी इससे पहले वाले थोड़ा सा पहले आप देखें कि कैसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई की जाएगी। तो सबसे पहले आप लिखिए त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दो ही त्रिभुज है, एक PO'Q, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ को सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको तीन चीज़ें बराबर दिखानी हैं, जिसमें आप या तो तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दो, तीनों संगत भुजाएं, क्योंकि तीनों संगत भुजाएं हम बराबर नहीं दिखा सकते बेटा, क्योंकि AB और PQ को तो सिद्ध ही करना है, तो उसको उपपत्ति में नहीं दिखा सकते हैं। तो दो भुजा और एक कोण बराबर दिखाएंगे। तो पहली चीज देखिए OA बराबर OP। अब ये कैसे हुआ? OA बराबर OP मतलब OA जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज AOB जो था, इसकी एक भुजा OA और दूसरी त्रिभुज PO', यहाँ OA बराबर O'P रहेगा, ठीक है, O''P। ये इसके बराबर कैसे हुआ? अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी सर्वांगसम मतलब एक ही वृत्त था तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर थी, लेकिन इससे पहले अभी आपको ये भी बताया गया सर्वांगसम वृत्त, क्योंकि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं और सर्वांगसम वृत्त उसी को कहते हैं जिनकी त्रिज्या बराबर है। वो इस वृत्त की त्रिज्या है, O''P इस वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन चूंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम है पहले से दिया गया है, ठीक है। तो सर्वांगसम है इसका मतलब त्रिज्या बराबर हो, क्योंकि जिन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं उन्हीं को सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। तो यहाँ कारण लिखोगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या नहीं लिखोगे क्योंकि दो अलग अलग हो गए, लेकिन लिखा जाएगा सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक। एक चीज ये हो गया, मतलब OA भुजा O''P के बराबर हो गया। दूसरा ये कोण दिखा दो, तो ये कोण इस कोण के कैसे बराबर होगा? मतलब एंगल AOB एंगल PO'Q के कैसे बराबर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दो सर्वांगसम वृत्त हैं, जैसे ये वृत्त और ये वृत्त अगर सर्वांगसम हैं और इनके सर्वांगसम वृत्तों के चाप, दो चाप सर्वांगसम हो, ये चाप इस चाप के सर्वांगसम हो, यदि ये चाप इस चाप सर्वांगसम हो तो इनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब चाप सर्वांगसम होंगे, चाहे एक ही वृत्त के दो चाप सर्वांगसम है या सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम है। अगर दो वृत्त कोई ऐसा है जो सर्वांगसम नहीं है तो उनके चाप सर्वांगसम हो तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर नहीं होंगे। तो देखो, अब ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं, चाप भी सर्वांगसम है, मतलब ये दिया गया है चाप AB सर्वांगसम चाप PQ, ये दोनों चाप सर्वांगसम हैं, तो इनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। ये ध्यान रखना कि
कि यदि सर्वांशम, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि सर्वांशम वृत्तों में सर्वांशम चाप है, कोई दो चाप या दो से अधिक चाप अगर सर्वांशम है तो उन चापों के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गए इनके कोण बराबर, चाप सर्वांशम है तो फिलहाल ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों सर्वांशम है, इसके लिए अगर आप कारण लिखना चाहते हो तो लिख लो, दिया है। तो इसलिए आपका कोण AOB, देखो चाप AB ये था ये, और तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण AOB है, चाप का अंश माप हो गया। ठीक है, मतलब सर्वांशम वृत्तों में सर्वांशम चाप केंद्रों पर समान कोण बनाते हैं, समान कोण अंतरित करते हैं, और बराबर हो गया इस कोण, ये कोण, तो इस कोण का नाम लिखा जाए PO'Q, एंगल PO'Q। ठीक, कारण यही लिखेंगे सर्वांशम, वो मतलब कारण इसका लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके रीजन ऊपर लिख दिए गए हैं। तो दो चीज़ें बराबर हुई, ये भुजा इस भुजा के बराबर हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब एक भुजा और कोई दिखाना है तो OB और O'Q भी बराबर होगा, क्योंकि OB इस वृत्त की त्रिज्या है, O'Q इस वृत्त की त्रिज्या है। चूंकि दोनों वृत्त सर्वांशम हैं इसलिए ये त्रिज्या भी इस त्रिज्या की क्या होगी, बराबर। तो लिखोगे OB बराबर O'Q, कारण इसका लिखा जाएगा और इसके रीजन ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सर्वांशम वृत्तों की त्रिज्या यहाँ भी लिख लीजिएगा। तो अब तीन चीज़ें बराबर हो गई, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हुआ, तो भी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम हो गया। मतलब SAS सर्वांशमता से, अतः त्रिभुज AOB सर्वांशम त्रिभुज PO'Q। जब भाई त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो इनके संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर PQ, AB बराबर PQ ही सिद्ध करना है। तो AB भुजा ये हो गया और PQ ये होगा। जब भाई त्रिभुज सर्वांशम है तो इनके सब कुछ बराबर, अभी मैंने बताया था अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम है तो OA भुजा OP के बराबर होगा जो है, OB भुजा O'Q के बराबर होगा जो है, AB भुजा PQ के बराबर होगा जो हो गया। सिद्ध करना है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर। मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांशम हैं, कोई दो त्रिभुज सर्वांशम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होती हैं। ये अपने दिमाग में फीड करके रखना, ठीक है। तो ध्यान रखिए अब, इसलिए AB बराबर PQ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ। ठीक, तो अगला पर में आप इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो जो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।